हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर। आज का टॉपिक है क्लास 10th मैथ, जिसमें कि हमने जो ये प्रश्न लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य देखें और तैयारी करें। तो आपका प्रश्न दिया हुआ बाबू कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान से आसान तरीके में समझाने की। तो प्रश्न में √3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसका सबसे पहले हमें जो काम करना होगा, इसका विपरीत हमें मानना होगा। क्या मानना होगा विपरीत? कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका विपरीत √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमें मानना होगा। तो माना √3 एक क्या है बाबू? परिमेय संख्या है, ये हम मान लीजिए परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होता है बाबू P/Q या A/B के भी रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे वाली संख्या परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो इसलिए समझ रहे ना, ये जो √3 है, √3 को हम P/Q के रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना, P/Q के रूप में। तो यहाँ से जो मेरा ये कारण निकल के आ रहा है, जो PQ, समझ रहे ना, जहाँ अगर PQ का HCF निकाले, यहाँ लिख देते हैं HCF, ये P, Q का HCF निकाले तो सिर्फ एक आना चाहिए, नहीं कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभिनिष्ट गुणनखंड भी इसका नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड एक ही हो, और सिर्फ एक ही होगा। अगर ये दोनों का अगर HCF निकाले तो सिर्फ एक ही आएगा, या नहीं तो P से P में भाग देंगे तो सिर्फ मान उसका क्या आ गया बाबू? एक ही आएगा भागफल। समझ रहे हैं ना। और ये जो Q है, Q बाबू 0 के बराबर नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये हम लिख दिए। आगे जिसका रूट हटाने के लिए क्या करना होगा बाबू? हमें इसे वर्ग करना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब √3 में इसको वर्ग कर देते बाबू इस प्रकार से, समझ रहे ना, बराबर इसमें भी कर देते हैं, P/Q में भी वर्ग हमने कर दिए इस प्रकार से। आगे स्क्वायर में इस वर्ग में ये रूट कट कैंसिल, बच गया क्या बाबू? सिर्फ ये 3 बच गया। बराबर देखिए, P का वर्ग करेंगे तो क्या होगा बाबू? P² बटे Q का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? Q²। समझ रहे ना, क्योंकि ये दोनों पे वर्ग था। आगे कैचिया गुना, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। Q² को अगर 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 3Q² बराबर P² को अगर 1 से करेंगे तो सिर्फ होगा ये P²। समझ रहे ना। तो Q² बराबर करेंगे, ये जो P² है ये रहने दे बाबू, और Q² का जो गुणांक है 3, ये 3 यहाँ आ जाएगा। इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। समझ रहे हैं। अब आगे देखें, चूंकि यहाँ देखें कि P² किससे भाग लग रहा है बाबू? 3 से लग रहा है ना, तो हमें ये लिखना होगा P², 3 से क्या है बाबू? विभाज्य है, मतलब 3 से P² में भाग लग रहा है। तो P² 3 से क्या है बाबू? विभाज्य है। इसलिए जब P² 3 से विभाज्य होगा तो मेरा P भी 3 से विभाज्य होगा। इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे देखें, आगे जो हमें करना होगा पुनः, ठीक है ना। अब P² मतलब P² 3 से विभाज्य हो रहा है, अब हमें Q को भी विभाज्य करना होगा। समझ रहे हैं ना। इस वाले Q को हमने P का कर दिया काम। अब Q का विभाज्य करने के लिए हमें क्या करना होगा बाबू? कि ये जो P है, P बराबर 3, हम ये लिख देते हैं पुनः P बराबर 3। इसके साथ कोई पूर्णांक ले लेते हैं हम, जैसे कि R ले लिए, P बराबर 3R। अब देखिए किसमें? समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिख देते हैं P बराबर 3R
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है ना। तो हमने p बराबर 3, r को एक पूर्णांक है बाबू, समझे ना, r क्या है, पूर्णांक है, जो कि हम समीकरण एक में इसका वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण एक क्या है, पहले इसको उतार लेते हैं। क्यू स्क्वायर है तो हमने बाबू यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिख लिए, बराबर देखिए p का मान दिया हुआ है 3r, तो p का जगह पे हमने 3r लिख देते हैं बाबू, समझ रहे हैं ना। इस पे वर्ग है तो हमने इस पे वर्ग कर देते हैं, बटे नीचे ये 3 दिया हुआ है तो 3 हम यहाँ लिख दिए। अब इसे आगे हल करते हैं। देखिए क्यू स्क्वायर बराबर, देखो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 होगा बाबू, r का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर होगा, बटे में ये 3 जो है 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9। मेरा जो यहाँ पे जो आ रहा है बाबू क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर बच रहा है, 3r स्क्वायर। अब आगे देखें, ये r स्क्वायर का जब मान निकालेंगे बाबू हम, तो क्या होगा, ये क्यू स्क्वायर पहले आ जाएगा बाबू, जो r का गुणांक है, ये r स्क्वायर का जो गुणांक है 3, ये नीचे भाग में आ जाएगा। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि क्यू स्क्वायर भी मेरा क्या हो रहा है बाबू, 3 से विभाज्य हो रहा है। तो हमें यहाँ लिखना होगा उसी प्रकार, चूंकि पहले, ठीक है ना, चूंकि ये जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर कोमा क्या है, 3 से विभाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो इसलिए क्यू भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि P और Q में, यहाँ से समझे, P भी यहाँ देखें P स्क्वायर बटे 3, P के साथ भी 3 से विभाज्य हो रहा है। यहाँ क्या आ रहा है बाबू, Q से भी Q स्क्वायर भी क्या हो रहा है, 3 से विभाज्य होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे P और Q अतः करके, अतः P और Q दोनों क्या है बाबू, 3 से विभाज्य है, दोनों 3 से विभाज्य है। अर्थात देखें, जब दोनों का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 3 होगा ना, तो लिख दे कि अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 3 है। अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे आंसर होगा, गुणनखंड क्या है, 3 आ गया है ना, गुणनखंड 3 है, क्योंकि 3 से P भी Q भी विभाज्य हो रहा है। यहाँ देखिए 3 से Q भी विभाज्य हो रहा है, तो तीनों का गुणनखंड भी क्या निकलेगा, आया 3। यहाँ पे जो इसका गुणनखंड सिर्फ एक था, कि एक के अतिरिक्त तो कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड था ही नहीं, तो यहाँ पे 3 निकल के आ गया। तो इससे साबित होता है कि ये विरोधाभास है, हमारा मानना गलत है कि √3 परिमेय संख्या है, अतः ये अपरिमेय संख्या है। तो इसी चीज़ को हमें लिखना होगा शॉर्टकट तरीके से। ये लिख दीजिए, यह मेरी मान्यता का विरोधाभास है, मान्यता का विरोधाभास है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमने ये सवाल को सोल्व कर दिए। अगर ये बताने का तरीका या अंदाज़ा आप लोग को समझ में आया तो आप लोग हमारे YouTube परिवार एक्सेलेंट लर्न सेंटर से जुड़ जाए और बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लास 10 तक की पढ़ाई को और भी मजबूत करें। धन्यवाद।